हेलो फ्रेंड, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है मैकबेथ उसको पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी हैं जो बहुत ही फेमस ट्रेजेडी में आती हैं। उनकी ट्रेजेडी हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और ओथेलो। तो आज हम लोग मैकबेथ को पढ़ेंगे। देखिए, मैकबेथ स्कॉटलैंड के सम्राट का वफादार मंत्री था। वह बड़ा वीर, साहसी, पराक्रमी और बुद्धिमान था। वह कई बार युद्ध में अपनी वीरता और पराक्रम के जौहर दिखा चुका था। जिस युद्ध में वह सेना का नेतृत्व करता था उसमें स्कॉटलैंड की विजय निश्चित होती। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर सम्राट ने उसे ग्लेमिस का प्रधानमंत्री बना दिया था। इसके बाद वह ग्लेमिस के आमात्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग उसे प्रधानमंत्री मैकबेथ भी कहकर बुलाते थे। एक बार स्कॉटलैंड का अपने पड़ोसी देश के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मैकबेथ ने अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और साहस के बल पर शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। अंततः विजय प्राप्त कर मैकबेथ सेना सहित लौट पड़ा। मार्ग में एक घना जंगल था। रात्रि होने वाली थी, अतः मैकबेथ ने सेना को आदेश दिया कि रात्रि होने से पहले जंगल को पार कर ले। सभी तेजी से कदम उठाते हुए वहां से चल पड़े। मैकबेथ स्वयं भी सेनापति के साथ मैदान पार करने लगा। उस सेनापति का नाम बैंको था, जो मैकबेथ के समान ही वीर और साहसी था। सूर्य तेजी से पश्चिम की ओर छिपता जा रहा था। परछाइयां धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी, अंधकार में विलीन होने लगी। कुछ ही देर में सूर्य पूरी तरह से अस्त हो गया, लेकिन अभी भी चारों ओर थोड़ा सा प्रकाश फैला हुआ था। चलते चलते सहसा मैकबेथ को अपने आगे कुछ लोगों के फुसफुसाने का स्वर सुनाई दिया। उसने जैसे ही सिर उठाया, उसका चेहरा पसीने से ना उठा। भय से आंखें बाहर निकलने को आतुर हो गई, सांसें जहां की तहां थम गई। उसके सामने 3 काली परछाइयां खड़ी थी। झुर्रियोंदार चेहरा जिसका रंग हल्दी के समान पीला था, आंखें अंदर की ओर धसी हुई, गाल पिचके हुए, मांस विहीन। इसके कारण सामने के दांत बहुत अधिक लंबे लग रहे थे। मांस विहीन अस्थि पंजर के समान शरीर और उस पर झूलते हुए कफन के समान विशाल काले लब्धे निसंदेह भी इस दुनिया के प्राणी तो नहीं लग रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तीनों अभी कब्र फाड़कर बाहर निकले हों। उनका बेस डरावना और चाल ढाल स्त्रियों जैसी थी, लेकिन चेहरे पर लटकती लंबी दाढ़ी पुरुष होने का संकेत दे रही थी। ऐसा भयानक रूप किसी की भी धड़कनें रोकने के लिए पर्याप्त था। परंतु ये मैकबेथ था जो अभी तक उनके सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही चीखने के लिए उसने मुंह खोला, वैसे ही एक छाया ने लकड़ी के समान सूखी उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। मैकबेथ का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह आश्चर्य से भरकर उन्हें देखने लगा। तभी दूसरी छाया बोली, हे स्कॉटलैंड के वीर आमत मैकबेथ, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपना नाम सुनकर मैकबेथ चौंक गया और डरते डरते बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हो, जबकि हम इससे पहले कभी नहीं मिले। मैकबेथ, इसमें आश्चर्यचकित की कोई बात नहीं है, हम पहले से ही तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते, छाया ने प्रत्युत्तर दिया। मैकबेथ हैरान होकर बोला, पहले से? लेकिन तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो? हम कौन है, तुम्हारे बारे में कैसे जानते? इन बातों का कोई महत्व नहीं, केवल इतना जान लो कि तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य का हमें पूरा ज्ञान है। हम यहाँ तुम्हें इस घटना के बारे में बताने आए हैं कि जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा। कल से तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तीसरी छाया ने रसभरे ढंग से कहा। मैकबेथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? कल ऐसा क्या होने वाला जो मेरा जीवन को बदल देगा? उसने कहा, साफ साफ कहो। कैडोर जागीर का अमात्य शीघ्र ही स्कॉटलैंड के राज सिंहासन के अधिकारी होगा। कुछ ही दिनों बाद तुम स्कॉटलैंड के राजा घोषित हो जाओगे। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या? और मैं स्कॉटलैंड के सिंहासन का अधिकारी? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैकबेथ ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, यह कोई मजाक नहीं है, हमारी बात पर विश्वास करो। क्या तुम उन्नति करना नहीं चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमे? संसार में ऐसा कौन है जो उन्नति नहीं करना नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि ईश्वर और वैभव उसके दास बनकर रहे? मैं स्वयं भी उन्नति के शिखर को छूना चाहता हूँ। निश्चिंत रहो मैकबेथ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, छाया ने प्रत्युत्तर दिया। लेकिन मैं इस पर विश्वास कैसे कर लूँ? ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि एक देश का राजा बन जाऊंगा? मैकबेथ संशय प्रकट करते हुए, मैकबेथ, तुम्हारे अविश्वास का कारण क्या है? अविश्वास का कारण स्पष्ट करते हुए मैकबेथ बोला, इस समय सम्राट डंकन के 2 पुत्र जीवित हैं। उनके रहते हुए भला मैं कैसे सिंहासन पर आसीन हो सकता हूँ? कोई नहीं जानता कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। समय का चक्र पल भर में बदल कर कुछ रख देता है, इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। लेकिन ये कहकर छाया चुप हो गई। अतः
अब तक मैकबेथ को छाया की बातों पर विश्वास हो गया था। प्रसन्नता से उसका चेहरा दमकने लगा, परंतु छाया की बात अधूरी रह गई। वो उत्सुकता बस बोला, लेकिन क्या? आपकी बात पूरी करो। तीसरी छाया बोली, पूरी करते हुए, लेकिन याद रखना, तुम्हारे बाद स्कॉटलैंड के राजा पर बैंकों की संतान का अधिकार हो जाएगा। बैंकों की संतान का? ये क्या कह रहे हो आप? मैकबेथ का दमकता चेहरा एकदम काला पड़ गया। तभी तीनों छाया ने जोरदार ठेका लगाया और यह गीत गाते हुए वहां से अदृश्य हो गए। राज करोगे नहीं करोगे, साहब बनोगे नहीं बनोगे, निश्चय ही तुम्हारी संतान तुम्हारी नहीं, राज्य की ही अधिकारी। मैकबेथ को इस गीत का अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसने आश्चर्य से भरी बैंकों की ओर देखा और अकलाते हुए बोला, बैंकों? ये सब क्या था? क्या तुमने भी छाया की बात सुनी, या कोई सपना तो नहीं? नहीं मैकबेथ, ये सपना नहीं, हकीकत थी। मैंने भी छाया की सारी बात सुनी है। मुझे इसमें कोई भी संदेश अथवा अविश्वास की बात नजर नहीं आ रही थी, बैंकों ने सरल शब्दों में कहा। परंतु ये छाया कौन थी? इन्होंने हमें ये सब बातें किस लिए बताई? बैंको बोला, बस ये भविष्य की छाया थी जो हमें सत्य दिखाने आई थी। तो क्या कल मैं काडोर का जागीर का अमात्य बनूंगा? उसने पुनः हैरानी से पूछा। इसका निर्णय आने वाला वक्त करेगा, परंतु इतना अवश्य जान लो कि छाया ने जो भी कहा वो अवश्य होकर रहेगा। बैंकों ने उसे समझा। अंधेरा पूरी तरह से उतर गया। तारों भरे आकाश में चंद्रमा अपनी चांदनी की किरणें बिखेर रहा था। सारा दिन चलते चलते सेना थक गई थी। ऐसे मैकबेथ ने विश्राम करने के लिए वहीं डेरा डाल लिया। जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों में भविष्य के सपने तैर रहे थे। नींद उसमें कोसों दूर थी। उसका मन विचारों की उथल पुथल में हिचकोले खा रहा था। छाया द्वारा कही गई एक एक बात उसके मन मस्तिष्क में उभर रही थी। वह कुछ ही दिनों स्कॉटलैंड का राजा बन जाएगा। इस विचार ने उसके अंदर उत्साह, विश्वास और प्रशंसा का संचार कर दिया था। उसे अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा। इसी प्रकार जागते हुए उसने सारी रात काट दी। प्रातःकाल जैसे ही वह सेना सहित प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही एक शाही दूत उसके नाम सम्राट डंकन का संदेश लेकर आ पहुंचा। मैकबेथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदेश पत्र खोला। उसमें से नीले रंग का कागज निकला, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में एक संदेश लिखा। मैकबेथ संदेश पढ़ने लगा। वीर आमत मैकबेथ, आपने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के बल पर जिस प्रकार शत्रुओं को पराजित किया, उससे आपकी राजभक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध होती है। इससे प्रसन्न होकर मैंने आपको विशेष सम्मान देने का निर्णय लिया। इस सम्मान के अंतर्गत मैं आपको काडोर की जागीर सौंपता हूँ और आपके माँ का अमात्य घोषित करता हूँ। संदेश का पत्र को सम्मान का प्रतिरूप समझे और इसे स्वीकार करते हुए मुझे अनुग्रहित कर। आपका प्रशंसक डंकन। पत्र पढ़कर मैकबेथ के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पत्र बैंकों की ओर बढ़ा दिया। बैंको एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ गया। सहसा उसने मैकबेथ के हाथ पकड़े और खुश होकर बोला, बधाई हो अमित, आपको काडोर की जागीर मुबारक हो। यह आपकी वफादारी का उचित सम्मान है। इसी के साथ छाया द्वारा की गई भविष्यवाणी का पहला भाग पूरा हो गया। अब आपको उनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए। मैकबेथ ने गर्व में भरकर बोला, यह मेरी वफादारी का एक छोटा सा प्रतिफल। अभी तो लंबा सफर बाकी है, और जब तक मैं भविष्यवाणी का दूसरा भाग पूरा नहीं होता, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती। इधर मैकबेथ भविष्य के सपने संजो रहा था। भाई बैंको मन ही मन बोला, परंतु मेरे मन को तो तब शांति मिलेगी जब तीसरी भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब मेरी संतान स्कॉटलैंड के सिंहासन पर आसीन होंगी। इस प्रकार दोनों अपने अपने मन में विचार की अनेक श्रृंखलाएं लेकर आगे चल पड़े। नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके सम्मान में मंगल गीत गाए गए। अंत मैकबेथ अपने घर पहुंच गया। तत्पश्चात छायाओं के प्रकट होने, उनकी भविष्यवाणियों और सम्राट द्वारा काडोर का मत बनाए जाने की सारी घटना उसने अपनी पत्नी को विस्तार से बता दी। उसकी पत्नी बड़ी अंधविश्वासी थी। जादू टोने में उसका विशेष रुझान था। उसने मैकबेथ के शीघ्र की सम्राट बनने की बात सुन ली। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके सम्राट बनते ही वह सम्राज्ञी बनने वाली थी। इससे उसकी खुशी को बढ़ोतरी हो गई। लेकिन अभी सम्राट डंकन और उसके पुत्र जिंदा थे। उनके रहते स्कॉटलैंड का सिंहासन कोसों दूर था। वह मैकबेथ को उत्तेजित करते हुए बोली, छायाओं की भविष्यवाणी तभी पूरी होगी जब आप सम्राट डंकन को अपने मार्ग से हटा देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न कर लें। मैकबेथ सख्ती से विरोध करते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने सम्राट डंकन का नमक खाया। उनके प्रति मेरी वफादारी जग जाहिर है। मैं एक सिंहासन के लिए उनकी हत्या कदापि नहीं करूंगा। खबरदार, आज के बाद तो अपनी जुबान पर ऐसी बात फिर कभी दोबारा मत लाना।
अभी दोनों के बीच बढ़ता चाप चली था, तभी सम्राट डंकन स्वयं उसके घर आ पहुंचे। वे मैकबेथ को उसकी विजय के लिए बधाई देना चाहते थे। मैकबेथ और उसकी पत्नी सम्राट को यथोचित स्वागत किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। भोजन में सम्राट और उनके अंगरक्षकों को शराब परोसी गई, जिससे पीकर सभी बेहोश हो गए। आधी रात बीत चुकी थी। शराब के असर के कारण सभी गहरी नींद में डूबे हुए थे। किसी को भी अपने आसपास का कोई होश नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखें में आज नींद का नामो निशान तक नहीं था, जिसके दिमाग में एक षड्यंत्र उठ रहा था। वह कोई और नहीं, मैकबेथ की पत्नी थी। उसने तलवार निकाली और अपने पति से बोली, उठो और अपने भविष्य को उज्जवल करो। सभी गहरी नींद में सो रहे, जाओ और सम्राट का सिर काट डालो। तुम्हें सम्राट बनाने के लिए ईश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया। मैकबेथ के हाथ कांपते हुए ये विरोध करते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जिस राजा ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया, मुझे भाई से बढ़कर माना है, राज्य के लालच में अंधा होकर मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ठीक है, आप कायर की तरह यहाँ बैठे उनके उपकारों वफादारी को याद करते रहो। यह कार्य मैं स्वयं संपन्न करूंगी। आपको सम्राट बनने की इच्छा हो ना हो, लेकिन मेरी सम्राज्ञी अवश्य बनकर रहूंगी। उन छायाओं की भविष्यवाणी पूरा करूंगी। उसकी पत्नी कठोरता पूर्वक कहा। पत्नी की बातों ने मैकबेथ को झकझोर कर रख दिया। उसने उसके हाथ से तलवार ले ली और सम्राट के कक्ष की ओर बढ़ा। पत्नी ने उसे पहले ही बता दिया था कि सम्राट के सभी अंगरक्षक शराब में बेसुध होकर पड़े हुए हैं, इसीलिए उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। कक्षा में घुसते ही मैकबेथ को खून से लथपथ एक तलवार लटकती हुई दिखाई दी थी। उसकी नोक उसकी ओर तनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी वह तलवार उसका मस्तक काट डालेगी। वह बुरी तरह से चौंक गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में लहरा रहा था। तलवार का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, ये केवल उसका भ्रम था। आज तक उसका साहस इतना कमजोर नहीं हुआ था। जिसकी तलवार बिजली की तरह तेज उठती थी, शत्रु का मस्तक काट जलती थी। उसने अपनी कायरता पर क्रोध आने लगा। उसी क्रोध के आवेग में आगे बढ़ा, तलवार के एक बार से सम्राट डंकन का मस्तक काट दिया। पल भर में खून के फव्वारे फूटे और देखते ही देखते चारों रक्त का छोटा सा तालाब बह गया। भयभीत मैकबेथ जैसे ही वहां से भागने लगा, उसे एक आवाज गूंजती हुई दिखाई। ऐसा लगा जैसे कच्छ के एक एक इयोट पुकार रही थी, जागो सोने वाले, जागो, भागो भागो भागो, खूनी तलवारें जागी, अपने आज बने हैं बागी, लूटी जा रही है निर्दयी अभागी, निद्यातागो, भागो भागो भागो। वस्तुतः प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ भी था। यह उनकी अंतरात्मा की पुकार थी। उसने अपने अंदर ही सुनाई पड़ रही थी। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा की आवाज़ तेज होती गई। मैकबेथ ने घबरा कर अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए, फिर तेजी से कदम उठाते हुए कक्ष से बाहर निकला और अपने बिस्तर में जाकर छिप गया। लेकिन उसकी पत्नी अधिक चालाक और बुद्धिमती थी। उसने मैकबेथ के कार्य की प्रशंसा की और उसकी खून से तलवार एक अंगरक्षक के पास रखाई। फिर उसने उस अंगरक्षक के हाथ और कपड़ों पर कुछ खून के निशान लगा दिए। इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र कर डाला। सुबह डंकन का सिर कटी लाश देखकर चारों ओर हड़कंप मच गया। जिसने भी ये सुना हुआ विश्वास नहीं कर सका। इस हत्या को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। चूंकि हत्या मैकबेथ के घर पे हुई थी, इसलिए सभी की जुकां पर केवल उसी का नाम था। सभी का यही मानना था कि मैकबेथ ने ही राजा की हत्या कर दी, लेकिन उसके सामने भला कौन अपनी जुबान खोलता। सबको समझते हुए भी लोगों ने मुंह पर ताले रख दिए थे। इधर मैकबेथ और अपनी पत्नी सम्राट के मृत्यु पर शोक प्रदर्शित कर रहे थे, उधर दोनों राजकुमार भयभीत हो गए। उन्होंने अपना प्राण भी संकट में दिखाई देने लगा। एक न एक दिन मैकबेथ उनकी भी हत्या कर देगा, ये सोचकर वे सूखे पत्तों की तरह कांपने लगी। अंततः वे चुपचाप नगर छोड़कर भाग गए। मैकबेथ का कार्य पूरी तरह से साफ हो चुका था। चूंकि वो सम्राट डंकन का निकटतम संबंधी और विश्वास पात्र था, इसलिए दरबारियों ने एकमत होकर उसे अपना राजा चुना। और फिर शुभ दिन आकर स्कॉटलैंड के राज सिंगार पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। उसके साथ छायाओं की दूसरी भविष्यवाणी भी सिद्ध हो गई। परंतु अब मैकबेथ के मस्तक में तीसरी भविष्यवाणी गूंजने लगी, तुम्हारे बाद बैंकों की संतान इस सिंहासन की अधिकारी होगी। यह वाक्य रह रह के उसके दिलो दिमाग को झकझोर रहा था। उसने स्वयं को खतरे में डालकर सम्राट की हत्या की थी, राजकुमार को भगाने की विवश किया था, लोगों की घृणा और ईर्ष्या का पात्र बना था। तो क्या हुआ, उसे बैंकों की संतानों के लिए किया? नहीं, कदापि नहीं। उसने अपनी पत्नी की छाया की तीसरी भविष्यवाणी के बारे में बताया। उसे समझाते हुए बोला, यह सिंहासन बड़ी कठिनाई से तुम्हारे हाथों में आया, क्या इसे यूं ही किसी दूसरे के लिए छोड़ दोगे? उचित यही होगा कि तुम अपने रास्ते के दूसरे कांटे को भी हमेशा के लिए हटा दो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बैंको मेरा मित्र है। एक खून के बाद मुझे दूसरा खून करने का साहस नहीं है, मैकबेथ विरोध करते हुए बोला।
तुमने पहला खून अपने लिए किया था, परंतु ये दूसरा खून तुम अपनी संतान के लिए करोगे। लोग अपनी संतान के लिए जान तक दे सकते हैं, तुम्हें तो सिर्फ किसी की जान लेनी है। क्या तुम्हें ये स्वीकार होगा कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संतानें भिखारियों की तरह जीवन व्यतीत करें, लोग उन्हें दुत्कारें, अपमानित करें? और एक बार फिर मैकबेथ अपनी पत्नी के बागजाल में फंस गया। उसने बैंकों को मारने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद उसने एक रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें उसने बैंकों से दरबारियों और मित्रों को भी आमंत्रित किया। भोजन के उपरांत जैसे ही बैंकों कुछ दूर के लिए कच्छ से बाहर गए, मैकबेथ ने अपने विश्वासपात सैनिकों को गुप्त संकेत कर दिया। सैनिकों ने बाहर ही उसे घेर लिया और गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। देखती ही देखती रात्रि भोज का उत्सव शोक सभा में बदल गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे भय और शोक से भर गए। मैकबेथ ऊंचे सुर में बोलता हुआ बोला, मित्र बैंकों, सम्राट डंकन के बाद मुझे तुम्हारा ही सहारा था, परंतु तुम भी आज मेरा साथ छोड़ गए। अब मैं अकेला कैसे इस इतने बड़े साम्राज्य को संभालूंगा? विलाप सुनकर बैंकों के प्रति उसका प्रेम देखकर उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू उमड़ा। तत्पश्चात उन्होंने उसे समझा बुझाकर शांत किया और अपने सिंहासन में बैठने के लिए कहा। जैसे ही मैकबेथ सिंहासन की ओर मुड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा भय से लाल पड़ गया, माथे से पसीना चूह पड़ा, उस आंखें बाहर निकलने के लिए आतुर हो गई। बैंकों की आत्मा उसके सिंहासन पर बैठी अट्टहास कर रही थी, वो केवल उसे ही दिखाई दे रही थी। आसपास के लोग आत्मा की उपस्थिति से अनजान थे। बैंकों की मृत्यु के बाद मैकबेथ की हालत खराब हो गई। परंतु मैकबेथ की पत्नी उसकी बुरी हालत देखकर समझ गई कि अवश्य दाल में कुछ काला। उसने शीघ्रता से कहा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बैंकों से कितना प्रेम करते थे। इस समय उनकी मृत्यु ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इनकी हालत बिगड़ रही है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, इसीलिए आप कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। इसके बाद समाज समाप्त हो गई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उन्हीं लोगों के बीच बैंकों का पुत्र भी था। अवसर देखकर वह भी वहां से चुपचाप निकल गया। मैकबेथ ने सारी बात बताई तो उसकी पत्नी भी भय से थरथर कांपने लगी। अब बैंकों का भूत उन्हें परेशान करने लगा। उसके कारण ना तो ठीक से सो पाते थे और ना किसी काम में उनका मन लगता था। यद्यपि मैकबेथ के स्काउट के लैंड का साम्राज्य मिल तो गया था, तथापि तो हत्याओं के बोझ से उसकी आत्मा बुरी तरह दब गई थी। दिन रात उसे अपने पाप सामने नजर आते थे। सुख शांति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके दिल दिमाग हमेशा बेचैन रहता था। उसके चेहरा डरा हुआ, चिंतित और व्याकुल दिखाई देता। वह इतना सबसे छुटकारा पाना चाहता था, परंतु वह पाप के ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से निकलना असंभव था। अंततः पत्नी के परामर्श पर उसने उन्हीं 3 छायाओं से मिलने का निश्चय किया जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। अगले ही दिन वह जंगल में जा पहुंचा। इधर छायाओं को उसके आने का पता चल चुका था। मैकबेथ के साथ सारी घटनाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। वह उनसे मिलने क्यों आ रहा था ये भी वो भली बात जानती थी। अंत में वे ऐसे जादू टोने की तैयारी करने लगी जिनसे भविष्य की घटनाओं के बारे में जाना जा सके। इसके लिए उन्होंने सांप का फन, चमगादड़ के पंख, कुत्ते की जीभ, छिपकली की पूंछ, बिल्ली की आंखें, भेड़िए के दांत, इंसानी खून आदि अनेक वस्तु एकत्रित कर ली थी। इन्हीं के माध्यम से वे प्रेत आत्माओं का आह्वान करती थी और उनसे तीनों कालों की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करती। मैकबेथ ने छाया से भेंट की। व्यस्ते हुए बोली, आओ सम्राट मैकबेथ, आखिरकार तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई, परंतु हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में अभी भी कई प्रश्न उठ रहे हैं। बताओ, तुम अपने प्रश्न उत्तर हमसे जानना चाहते हो या हमारे गुरु से? आपके गुरु से? लेकिन क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? मैकबेथ ने डरते डरते पूछा। जादू टोना के सामान के साथ एक सिर हाँ रखा हुआ था। मैकबेथ ने जैसे ही गुरु के बारे में वैसे ही वो सिर हवा में लहराते हुए बोला, मैकबेथ, मैं ही इनका गुरु हूँ, पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैकबेथ हकलाते हुए बोला, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे जीते जी किसी से भय? कोई मेरा आहित कर सकता? कटा सिर हिलाते हुए मैकबेथ तीसरी भविष्यवाणी जानने के लिए भी तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो? हाँ, तुम्हें वाइफ के सरदार मैकडफ से सावधान रहना, वही तुम्हारा हित कर सकता। शायद आप ठीक कह रहे हो। सरदारों में केवल मैकडफ ही ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे और मेरी उन्नति से ईर्ष्या करता है। यदि उसे अवसर मिला तो वह मेरी हत्या करने में भी नहीं चूकेगा। मैकबेथ ने उसकी बात का समर्थन किया। तभी कटा हुआ सिर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर बिना सर का एक धड़ नजर आने लगा। वह धड़ खून से बुरी तरह लथपथ था। वह बोला, मैकबेथ, यदि तुम कुछ और पूछना चाहते हो तो निसंकोच पूछो। मैकडफ के अतिरिक्त मुझे और किस किस से खतरा है? कौन कौन मेरे शत्रु है? उसने पुनः प्रश्न किया। धड़ बोला, तुम जैसे वीर और साहसी व्यक्ति को किसी से कोई खतरा नहीं है, परंतु तुम्हें मारो, काटो और राज करो की नीति के अनुसार चलना होगा। इससे तुम अधिक सुरक्षित रहोगे। इससे पहले मैकबेथ कुछ और पूछता, धड़ भी अदृश्य हो गया। अब उसके स्थान पर एक छोटा सा बालक नजर आने लगा। वह बालक वृक्ष की टहनियों के साथ खेलते हुए बोला, तुम्हें कुछ और पूछना हो तो तुम्हारे सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं।
धड़ के साथ वह बालक को देखकर मैकबेथ मन ही मन भयभीत हो रहा था। फिर वह सांस जुटता तो वो बोला, मेरे साम्राज्य का अंत कब तक है? बालक बोला, जिस दिन तेरे राज्य का जंगल तेरे विरुद्ध उठ खड़ा होगा उसी दिन तेरे साम्राज्य का अंत हो जाएगा। मैकबेथ सोच में पड़ गया, कभी जंगल भी उठा नहीं करता, भला जंगल भी किसी विद्रोह कर सकता है? शायद बालक यही कहना चाहता है कि मेरे राज्य को किसी से कोई खतरा नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरा राज्य अटल है। मैकबेथ दिल की बात जुबान पर आ गई। मैंने कहा कि जब तक तुम्हारे राज्य का जंगल तुम्हारे विरोध में नहीं उठेगा तब तक तुम्हारा साम्राज्य को किसी से कोई खतरा नहीं। बालक ने अपनी बात पुनः दोहराई। मैकबेथ को जिस बात ने सबसे अधिक प्रश्न किया था वह उसके बारे में प्रश्न पूछते हुए बोला, मेरी मृत्यु के बाद स्कॉटलैंड का सिंहासन पर मेरी संतान का अधिकार होगा, बैंकों की संतान? ये प्रश्न सुनकर बालक जोर जोर से हंसने लगा और वहां से अदृश्य हो गया। मैकबेथ ने बालक को देख लिया, इधर उधर नजरें घुमाई। तभी उसे राशि पोशाक पहने हुए 8 परछाइयां दिखाई दी। एक एक करके वे मैकबेथ के आगे से गुजरने लगी। उनमें से आगे खून से लथपथ बैंकों की छाया थी जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैकबेथ पल भर में समझ गया कि शेष 7 छायाएं वस्तुतः बैंकों की 7 संतानें जो उसके बाद स्कॉटलैंड पर शासन करेंगी। इसके साथ छाया और जादू टोटका अदृश्य हो गए। जंगल के बीचों बीच मैकबेथ अकेला खड़ा था। जिस उद्देश्य से आया था वह पूरा हो चुका था। भविष्य के बारे में उसको संदेह समाप्त हो गया, लेकिन इससे उसको दुख और निराशा में अधिक वृद्धि हो गई। वो सिर झुकाए अपने महल से लौट आया। इधर मैकबेथ के अनुपस्थिति में वाइफ का सरदार मैकडफ राजधानी छोड़कर जा चुका था। उसने राजा डंकन के एक पुत्र के साथ मिलकर विशाल सेना का एक निर्माण गठन किया, तैयारी आरंभ कर दी थी। वे किसी न किसी तरह स्कॉटलैंड पर अधिकार करना चाहते थे। मैकबेथ को जब तक इस बात का पता चलता कि वो क्रोध से पागल हो उठा, उसने तलवार उठाई और मैकडफ के घर जाकर उसकी पत्नी, बच्चे एवं रिश्तेदार को चुन चुन कर मार डाला। इसके अतिरिक्त उसने उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दिए जो मैकडफ से जुड़े हुए थे, उसके सहानुभूति रखते थे। इस प्रकार मारो काटो राज करो की नीति का पालन करने लगा। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपने सभी शत्रुओं को मार देगा जिससे छाया की भविष्यवाणी असत्य हो जाए। इसी के चलते उसने कई सरदार दरबारियों अपने मित्रों तक को मार दिया था, परंतु भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। वह एक शत्रु का दमन करता था, दूसरा उसका विरोध में उठ खड़ा होता। उसके अत्याचारों के कारण कई वफादार सरदार भी उसके शत्रु से जा मिले। वे ऐसे राजा का साथ नहीं दे सकते थे जो स्वार्थ में अंधा होकर अन्याय और पाप को बढ़ा रहा था। इसी बीच मैकबेथ की पत्नी रोग से पीड़ित होकर स्वर्ग सिधार गई। वह उसकी सबसे बड़ी हितैषी और सलाहकार थी। उसके बिना वह बुरी तरह से टूट चुका था। उसकी हालत तो और भी दयनीय हो गई। वह संसार में नितांत अकेला था। अंततः उसने राजधानी छोड़ दी, अपने को सरदारों के साथ लेकर जंगल में स्थित एक पुराने किले में चला गया। शीघ्र यह समाचार शत्रुओं तक जा पहुंचा। वे इसी अवसर का प्रतीक्षा में थे। उन्होंने बिना देर किए जंगल के पुराने किले को घेर लिया। धीरे धीरे वे किले की ओर बढ़ रहे थे। किले के रक्षक उन्हें देख ना पाए, इसके लिए उन्होंने वृक्षों की टहनियां तोड़कर हाथों में ले ली और उनकी आड़ में छिपकर चलने लगे। किले के प्राचीर पर एक सैनिक पहरा दे रहा था। उसने जंगल की ओर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जंगल के सभी वृक्ष किले की ओर बढ़ रहे हो। वह तेजी से मैकबेथ के पास गया और भयभीत होकर बोला, महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसा पूरा आसपास का पूरा जंगल किले की ओर बढ़ रहा है। क्या बक रहा है? कहीं तूने नशा तो नहीं कर लिया? क्या कभी जंगल भी चलते हैं? मैकबेथ गरजते हुए बोला, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने जंगल को चलते हुए देखा है। यदि आप मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप स्वयं चलकर देख ले। सैनिक ने थर थर कांपते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तुझे कुत्ते से नचवा दूंगा। मैकबेथ गुस्से में भरकर बोला, महाराज, विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से जंगल को किले की ओर बढ़ते हुए देखा। यदि मेरी बात झूठी निकले तो मैं हर दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। सैनिक ने पूरे विश्वास के साथ कहा। सैनिक की दृढ़ता देखकर मैकबेथ का साहस डगमगाने लगा। उसने छायाओं की तीसरी भविष्यवाणी याद आ गई। जंगल उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। यह समझकर उसका अंतिम दिन आ गया। तभी किले का दरवाजा फड़फड़ाते हुए खुला और मैकडफ हाथ में नंगी तलवार लिए आंधी की तरफ प्रविष्ट हुआ। उसके साथ उनके सैनिक भी किले में घुस गए। फाइव के सरदार मैकडफ के सावधान रहना। मैकबेथ के दिमाग में यही बात गूंज रही थी। उसने लपक कर अपनी तलवार उठा ली और उसका सामना किया। उसने मैकडफ पर अनेक बार किया, लेकिन वह हर बार बड़ी कुशलता से बच गया। अंत में मैकडफ ने अपनी तलवार से मैकबेथ के सीने में घोंप दी। मैकबेथ
लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और देखते ही देखते उसने प्राण त्याग दिए। इसके साथ छायाकियों की अंतिम भविष्यवाणी भी सत्य हो गई। फिर स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैंकों की 8 पीढ़ियों ने शासन किया।